Today we are taking some conceptual questions on magnetic effect of current. So ये आज कंक्लूडिंग क्लास है और कोशिश ये कर रहे हैं कि आज इसको कंप्लीट कर दें. जो भी छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसको हम बोलते हैं F=QE, आपकी जो फोर्स लग रही थी. और एक मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसको हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं QV×B. ये दोनों अपने आप फील्ड क्रिएट करती हैं, मतलब फोर्स क्रिएट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मोशन चार्ज का हो या ना हो, ये वाली फोर्स हमेशा एक्ट करेगी. यानी E विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द चार्ज इवन इफ इट विल बी एट रेस्ट. सो इट विल चेंज द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन में हो, उसकी स्पीड भी बदल देती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बदल देती है और उस पर कुछ ना कुछ वर्क भी परफॉर्म करती है. जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करती है. यहाँ वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वेलोसिटी होगी यानी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो उस पर फोर्स लगेगी, वरना नहीं लगेगी. दूसरा, ये कोई स्पीड नहीं बदलती और ना ही ये काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है. काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती तो इसका मतलब कोई वर्क परफॉर्म भी नहीं करती है. तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बदल रही है, वो सिर्फ उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है. यानी कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है मैग्नेटिक फील्ड. डिपेंड करेगा कि वो किस एंगल पे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है मेकिंग एन एंगल 0, या फिर एट 90 डिग्री जा रहा है, या एट हेलिकल पाथ लेते हुए एट रैंडम एंगल जा रहा है. तो उसके बेसिस पर डिफरेंट डायरेक्शंस या डिफरेंट जो है टाइप ऑफ मोशन वो प्रोवाइड करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बदलती नहीं है. सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ़ Q एंटर्स B एट अ राइट एंगल हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी चेंज. तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज. क्यों नहीं चेंज करेंगी? एज वर्क डन इज़ 0. सो आंसर इसका यही है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी. जो ऊपर हमने डिस्कस किया वही इसका कंक्लूडिंग आंसर है कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है, वर्क डन होता ही नहीं है परफॉर्म उसके ऊपर. और ये हमने डेरिवेशन किया है पीछे वीडियोस में, अगर आप देखें तो हमने बाकायदा एक डेरिवेशन किया है जिसमें हमने प्रूव किया है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती है. यानी उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है. अंडर विच कंडीशन प्रोटॉन डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड वाइल मूविंग थ्रू दी बी रीजन. तो अगर कोई प्रोटोन जो है बी रीजन में ट्रेवल कर रहा है तो किस कंडीशन में होगा? तो थीटा या तो उस वक्त उसका 0 हो जाए या फिर 180 हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो आपके पास जो फोर्स होती है QVB साइन ऑफ थीटा वो हो जाएगा साइन 0. तो साइन 0 विल गिव यू फोर्स 0. साइन 0 कह लो या साइन 180 कह लो, दैट विल गिव यू 0. तो फोर्स उस पर नहीं लगी. कब? किस डायरेक्शन में? कह रहे किस डायरेक्शन में प्रोटोन डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड. वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो स्ट्रेट निकल गया. वो स्ट्रेट कब निकल सकता है? जब वो खुद भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो. तो ये प्रोटोन की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. अगर दोनों सेम है तो फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा. विच वन विल डिस्क्राइब स्मॉलर सर्कल व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल. तो यहाँ हमें अल्फा का रेडियस लेना है और बीटा का भी हमें रेडियस लेना है. पहले हम रेडियस को डिफाइन कर देते हैं. रेडियस होता है सर्कुलर पाथ में mb/qb. ये आपने सर्कुलर मोशन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उस वक्त वो सर्कुलर जब वो परपेंडिकुलर एंगल पे एक्ट करता है. जैसे यहाँ पे इसने दिया है कि वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू b. तो जब वो परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो वो कैसा पाथ ले लेगा? सर्कुलर पाथ लेगा. सर्कुलर पाथ लेगा तो उसके पास रेडियस होगी. तो यहाँ हमने रेडियस ले लिए और अब यहाँ पर हम वैल्यू एक बार अल्फ़ा के लिए और एक बार बीटा के लिए पुट कर देते हैं. तो अल्फ़ा के लिए यहाँ देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही है. तो जब आप रेशो ले रहे हैं यहाँ तो V/B और V/B ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं. तो आपके पास सिर्फ बचेगा मास ऑफ अल्फ़ा बाय चार्ज ऑफ अल्फ़ा इंटू चार्ज ऑफ बीटा बाय मास ऑफ बीटा. सो ये रिलेशनशिप हमारे पास बच जाता है. और अब आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए. मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटोन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो उतना ही, प्रोटोन उतना ही रहता है, लेकिन मास ऑफ द बीटा पार्टिकल होता है सिंगल चार्ज का मास. और चार्ज जो होता है अल्फ़ा पार्टिकल को ट्वाइस दी चार्ज हो जाता है. तो यहाँ बाकी सब कैंसिल होता है, लेकिन मास ऑफ द प्रोटॉन और सब की वैल्यू जब आप पुट करते हैं ऑलमोस्ट लगभग अराउंड सिमिलर टू 900 वैल्यू आती है. तो आप देख सकते हैं कि आर अल्फ़ा जो है वो मच ग्रेटर देन आर बीटा है. तो कौन सर्कल, छोटा वाला सर्कल कौन कवर कर रहा है?
विच वन डिस्क्राइब, हाँ स्मॉलर मांगा था, तो स्मॉलर सर्कल कौन कर रहा है, बीटा. सो द आंसर विल बी योर बीटा विल टेक स्मॉल रेडियस. सो बीटा स्मॉल रेडियस लेगा. नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन वैसे 10th लेवल में बहुत आते हैं, बट स्टिल एक दो बार ही पूछा गया है बोर्ड में, तो बताने में कोई हर्ज नहीं है. नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, और यहाँ आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दे दी है, तो आपसे पूछा गया है वेयर विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड. तो ये तो हम बहुत बार करते आ रहे हैं. आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड उस साइड है, तो थंब कहाँ पॉइंट करेगा, अपवर्ड. यानी कि जो मैचस्टिक है वो अपवर्ड पॉइंट करेगी, यानी कि फोर्स जो एक्ट करेगी वो कहाँ एक्ट करेगी, अपवर्ड एक्ट करेगी. तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो एफ हम ऊपर की तरफ दिखा देते हैं. अब यहाँ पर जो केस बोला है इसके अंदर कहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है. यहाँ उसने करंट की डायरेक्शन दी हुई थी, जबकि यहाँ उसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया. और देखिए इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं ट्रेवल करते हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट करते हैं. तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, उस तरफ. तो करंट उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड. सो दैट विल बी योर आंसर. अब उसे कैसे दिखाया जाए, तो फोर्स को हम यहाँ दिखा देते हैं, एफ विल एक्ट डाउनवर्ड. इन दिस केस वो डिपेंड करेगा आपसे क्या लैंग्वेज देता है, तो आप लैंग्वेज को केयरफुली लें कि इट विल बी एक्टिंग इनवर्ड द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, वो उस तरीके से मेंशन करें. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की टर्म्स में मेंशन करें, इस तरीके से दिखाएं नहीं, क्योंकि ये दिखाने वाले मतलब होता है कि आपने दिखा भी दिया एंड देन यू अगेन मेंशन कि कहाँ है, इनवर्ड द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर एंड परपेंडिकुलर, तो क्लियर होता है, क्लैरिटी होती है. नहीं तो डायग्राम उतना क्लैरिटी नहीं देता ना. आगे बात करते हैं. डज द टॉर्क ऑन अ प्लेनर सर्कुलर लूप in a magnetic field changes when its shape is changed without changing area. तो क्या अगर आप एक प्लेनर सर्कुलर लूप लेते हैं और उसमें आप एक टॉर्क एक्ट कराते हैं, तो अगर आप उसका शेप चेंज कर दें, यानी कि इसको आप प्लेन सर्कुलर लूप दे दें विदाउट चेंजिंग द सर्कुलर लूप से किसी और फील्ड में ले जाएं, किसी भी शेप में ले जाएं, रैंडम शेप में ले जाएं, लेकिन उसका एरिया उतना ही होना चाहिए, तो क्या टॉर्क बदलेगा, तो टॉर्क नहीं बदलेगा, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी. तो आप देखिए m किस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, m हो रहा है NIA. तो m सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट जो है सिर्फ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और आप बोल रहे हो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो एरिया है वो तो आपने चेंज ही नहीं किया. तो एरिया अगर चेंज नहीं किया, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया सेम है, करंट सेम है, कोई और मैग्नीट्यूड आपने चेंज नहीं किया है, तो फिर टॉर्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेट अस सी फ्यू मोर क्वेश्चंस. वाई सॉफ्ट आयरन इज़ यूज एज अ कोर इन दी MCG, यानी कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है. तो हम सॉफ्ट आयरन कोर को क्यों यूज़ करते हैं, तो रीज़न है इसका बिकॉज इट इज़ हाईली परमिएबल. इसकी परमिएबिलिटी जो है इज़ हाई. सो ये क्या करता है, ये प्रेफर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके थ्रू पास करें. तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्रॉस पास कर पाती हैं सॉफ्ट आयरन के क्रॉस, और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर रिमेन मैक्सिमम. और यही हमें चाहिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैक्सिमम चाहते हैं कि फील्ड लाइंस जो हैं वो गैल्वेनोमीटर की कोर के अंदर ज़्यादा रहें, यूनिफॉर्म रहें, मैक्सिमम रहें, जिससे कि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ सके. तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ हैविंग हाई परमिएबिलिटी. Permeability means the permission that the medium is providing to the magnetic field lines to pass through it. Permeability is the permission that the medium is providing to the magnetic field lines to pass through it. ये permeability वगैरह ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये भी हम मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और फिर डिटेल से पढ़ेंगे. Why coil wrapped on the conducting frame इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये MCG इज़ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने. तो हम उसको एक मेटेलिक फ्रेम पे या कंडक्टिंग फ्रेम पे हम उसको क्यों रैप करते हैं, आपको मैंने बताया था कि हम एक नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम लेते हैं. तो मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए लेकिन वो मेटेलिक ज़रूर होना चाहिए. ऐसा हम इसलिए करते हैं, और वो फ्रेम जो होता है वो पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम का बना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस. तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ताकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएं. अब ये नाम भी आपके लिए नया होगा, लेकिन एडी करंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन MCG. तो ये यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं. एडी करंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसी बैक करंट्स होती हैं, अभी मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ क्योंकि एडी करंट्स भी हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में.
और ये कुछ बैक करंट्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो डैम्पिंग प्रोवाइड करती है। डैम्पिंग मतलब अपने ही कॉज को रोकती हैं, ये अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को ही अपोज करती हैं। तो जो करंट, कुछ ऐसी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी सर्किट के अंदर जो कॉइल को इमीडिएटली, जैसे उसके अंदर करंट फ्लो शुरू हुआ, जैसे ही आपने सर्किट के अंदर इसको कनेक्ट किया तो उसके अंदर करंट फ्लो हुआ। अगर करंट फ्लो हुआ और उसके बाद जो उसका पॉइंटर है वो शिफ्ट होके एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचा, अगर ये एडी करंट्स नहीं होती तो वो पॉइंटर क्या करता, वो रुकता नहीं, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता। जहाँ इक्विलिब्रियम बनता वो वहाँ पर इमीडिएटली स्टॉप नहीं होता, वो वहाँ पर ऑसिलेट करता रहता काफ़ी देर तक। तो उस ऑसिलेशंस को रोकने के लिए हम एक मेटेलिक फ्रेम प्रोवाइड करते हैं ताकि उस मेटेलिक फ्रेम के अंदर कुछ बैक करंट्स प्रोड्यूस हो जाएं और ये बैक करंट्स जो हैं उस आने वाले करंट को, यानी अपने मोशन को अपोज करें। उसका मोशन किस वजह से था, आने वाली करंट से था। आने वाली करंट को इन्होंने अपोज करना है, यानी कि अपने मोशन को इन्होंने अपोज करना है। और जब ये करंट इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी तो ये अपने मोशन को रोक देंगी, उस कॉइल के मोशन को रोक देंगी। तो पॉइंटर इमीडिएटली उस पोजीशन पे जाकर रुक जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, कि जब स्ट्रॉन्ग एडी करंट से, यानी स्ट्रॉन्ग बैक करंट से क्या होता है, करंट जो है सर्किट के अंदर, वाइब्रेशंस जो हैं सर्किट के अंदर वो रुक जाती हैं और पॉइंटर उसी टाइम इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो ये प्रॉपर्टी है मूविंग गैल्वेनोमीटर की, कि हमने इसकी एडवांटेजेस में भी पढ़ा था या एप्लीकेशन में पढ़ा था कि क्या यूज़ है इसका, कि ये डेड बीट टाइप है। तो डेड बीट टाइप क्यों है, बिकॉज ऑफ दी एडी करंट। और एडी करंट कैसे आई, कंडक्टिंग फ्रेम से आई। तो हमारे पास हर चीज़ का लॉजिकल रीज़न है कि हम वो यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एमीटर इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद दिस सर्किट। तो आपने यहाँ, मैंने एक सर्किट शो भी कर दी, रेजिस्टेंस है, एक आपने सोर्स पोटेंशियल दे दिया है और एमीटर को आपने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। तो अगर आप एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, हम इसको सीरीज़ में ही क्यों लगाते हैं। देखिए सीरीज़ में तो हम इसलिए लगाते हैं, एक तो सीरीज़ में करंट कांस्टेंट रहता है और एमीटर का रोल ये होता है कि वो सीरीज़ में लगने के बाद सारा करंट जो है जिससे हम डिटेक्ट करना चाहते हो, जिसे आप एमीटर से डिटेक्ट करना चाहते हो, वो सारा करंट कहाँ से पास करे, एमीटर के थ्रू पास करे। इसलिए हम उसे लगाते हैं। और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, तो इसीलिए वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ऐड होकर ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर आप इसी एमीटर को पैरेलल में लगाओगे तो फिर एमीटर का रेसिस्टेंस क्योंकि लो है तो ये टोटल रेसिस्टेंस और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस घटेगा तो सर्किट के अंदर करंट बढ़ जाएगा और आपका पर्पस क्या था, टू मेजर द करंट। लेकिन अब तो करंट सर्किट में ही वेरी हो गई बिकॉज ये तो पैरेलल में लग गया, तो ये वो करंट को, एक्चुअल करंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। मोर ओवर इसके अक्रॉस ना तो कोई रेसिस्टेंस है ना कुछ और, तो ये सिर्फ करंट ऑब्जर्व करेगा सिर्फ अपने अक्रॉस। तो जो करंट इसके थ्रू जा रही है ये सिर्फ उसी को डिटेक्ट कर पाएगा, सर्किट के करंट को नहीं डिटेक्ट करेगा। और इनफैक्ट क्या हुआ, सर्किट के अंदर जो टोटल करंट थी उसको और घटा दिया, तो डबल लॉस हो गया। इसीलिए हम इसको हमेशा क्या करते हैं, सीरीज़ में यूज़ करते हैं। जो इसका मेन पर्पस है वर्किंग का वो उसके लिए। An ammeter and a multimeter are converted from the galvanometer, which one has a higher resistance। किसके पास ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होगा। हमें पता है करंट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है रेसिस्टेंस के साथ। तो अगर आप मिली एमीटर की बात करते हो तो मिली एमीटर का मतलब हुआ कम करंट तो ज़्यादा रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब हुआ मिली एमीटर के पास ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ बहुत ही सिंपल आंसर था। ये हमने जब थ्योरी पढ़ी थी कि हम मिली एमीटर में या एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। एक एमीटर दिया है, मिली एमीटर आपने सर्किट में अगर कनेक्ट किया है तो उसके पैरेलल में आप शंट लगा के उसको एमीटर बना सकते हो, उसकी रेंज को बढ़ा सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, मिली एमीटर के पास हाई रेसिस्टेंस था, उसके पैरेलल में हमने शंट लगाया। पैरेलल में शंट क्या होता है, लो रेसिस्टेंस लगेगा तो वो उसके रेसिस्टेंस को कम कर देगा और कम करने पर रेंज बढ़ जाएगी, यानी कि वो बन जाएगा एमीटर। इनफैक्ट अगर हम नॉर्मल सर्किट की बात करें, नॉर्मल सर्किट में अगर आपको करंट ऑब्जर्व करना हो तो सर्किट में आप मिली एमीटर की बजाय एमीटर को प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि एमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है, मिली एमीटर का ज़्यादा होता है। तो आपका ये रेसिस्टेंस अगर आप सर्किट में लगाओगे तो इसका रेसिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट के साथ ऐड हो जाएगा। यानी अगर सर्किट ऐसे लगे, ये रेसिस्टेंस लग जाए, यहाँ पे आपने मिली एमीटर लगा दिया, तो फिर इस सिचुएशन में आप मिली एमीटर नहीं बल्कि एमीटर प्रेफर करोगे। तो यहाँ पर मिली एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, नाउ एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन सेज अ चार्ज पार्टिकल Q मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन
इज़ एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन करते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यानी कि हमने निकाल लिया यहाँ से वर्क डन विच इज़ इक्वल टू v इंटू चार्ज, v इंटू क्यू। लेकिन कह रहा है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, वो एक्सेलरेट हो गया। तो अगर वो एक्सेलरेट हुआ इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास हाफ mv²। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि अगर उसमें एक्सेलरेशन आया है तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस मच वर्क द काइनेटिक एनर्जी वुड बी गेन्ड। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो गया, व्हेन जब वो एक्सेलरेट हुआ है तो वो किसके बराबर हो गया, दिस मच वर्क के बराबर। तो बिकॉज ऑफ दिस मच वर्क देयर इज अ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ mv² को हम पोटेंशियल qv से कंपेयर कर देते हैं। अब यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लीजिए, तो v² इज इक्वल टू 2qv/m। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2qv/m। लेकिन अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि इट एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वेलोसिटी निकाल ली हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। तो जब भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है qvb साइन ऑफ थीटा। लेकिन क्या बोला, परपेंडिकुलर, तो वो हो गया 90 टू इट्स पाथ। ओके, इट एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, डिड्यूस in terms of v an expression for the radius of the circular path। ओके, तो जब ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी जिसको हम बोलते हैं mv²/r। तो यहाँ v² की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन v इधर भी है तो पहले मैं कैंसिल कर दूँ, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो फोर्स एक्सपीरियंस की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ये थी, लेकिन उसका सर्कुलर पाथ था वो था mv²/r। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, यहाँ से v कैंसिल कर दिया, और अब हमें यहाँ पे से उसने बोला क्या है, रेडियस निकालनी है। तो r विल बी इक्वल टू r, आपके r को हम इधर ले जाते हैं, बाकी सब फैक्टर इधर ले जाते हैं, तो mb/qb होता है। लेकिन अब v की वैल्यू हम पहली वाली टर्म से यहाँ से निकाल के पुट कर देते हैं, तो m/qb अंडर द रूट ऑफ 2qv/m। अब चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस m को आप अंदर लेके जाएंगे तो m² हो जाता है, तो एक m कैंसिल हो जाएगा, qb को भी आप अंदर ले जाते हो, मैं ले जाती हूँ इसे अंदर, एंड देन आई विल राइट 2qv/m। तो एज इट इज़ था, लेकिन जब इनको आप अंदर ले गए तो स्क्वेयर करके ले गए, तो m²/q² b² लाइक दिस। तो दिस m² से ये कैंसिल हो गया, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, आपके पास फॉर्मूला बचा 2vm/qb। सो दिस इज़ योर b²। दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर द रेडियस। छोटा सा क्वेश्चन है, ट्विस्ट आ जाता है कई बारी। एक लास्ट और क्वेश्चन देखते हैं, ये CBSE में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर टू मेजर अप टू V बाय कनेक्टिंग ए रेसिस्टेंस R1 इन सीरीज। तो हमने एक रेसिस्टेंस R1 कनेक्ट किया सीरीज में और एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया है वोल्टमीटर में, जो रीडिंग ले रहा है V। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला था, अच्छा मैं इसको V/Ig, देन मैं लिखती हूँ इसको दूसरी फॉर्म में G+R। तो आप अगर ये मैंने R की फॉर्म में लिख दिया है, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है R इज इक्वल टू V/Ig माइनस G। यहाँ से रिलेशनशिप निकलता है, बट क्योंकि वो पोटेंशियल की बात करें तो हमने V वाली टर्म को इधर रखना है, बाकी Ig को भी इधर ले जाएं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू IG G+R। ये रिलेशन बच जाएगा। तो कहता है कि अगर V वोल्टेज चाहिए तो उसने रेजिस्टेंस लिया R1, ये क्वेश्चन में गिवन था। सो अप टू रीड करता है V बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज with the coil. If a resistance R2 is connected in series, then it can measure V/2। तो अगर V1 की बजाय उसे V/2 रीड करना हो तो फिर उसे कनेक्ट करना पड़ेगा R2 रेजिस्टेंस। अब वो कहता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 required to be connected to convert it into a voltmeter that can read 2 वोल्ट। तो हमें वो रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन वो रेजिस्टेंस किसकी टर्म्स में, R1 और R2 की टर्म्स में चाहिए, जो 2V वोल्ट्स रीड कर दे। तो अगर हम 2V वोल्ट्स रीड करना चाहते हैं तो इक्वेशन हम लिख देते हैं, फिर हम इसमें पुट करेंगे। तो R3 चाहिए, मान लीजिए वो जो थर्ड रेजिस्टर था वो हमें R3, तो हमें बेसिकली R3 फाइंड करना है क्योंकि वो 2V रीड करेगा, लेकिन हमें वो चाहिए R1 R2 की टर्म्स में। तो पहले हम R1 R2 के लिए सॉल्व करते हैं, G की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं, इस इक्वेशन में से हम इस G को एलिमिनेट करेंगे। सो इन दोनों का रेशियो ले लें, तो अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो V/V यानी V/2 लिख दिया, एंड दैट इज़ IG
G plus R of 1 on one side and IG G plus R of 2 on the other side. तो IG एंड IG कैंसिल आउट, V एंड V कैंसिल आउट, एंड ये रेशियो भी ऊपर जाता है तो 2 हो जाता है. तो मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ. 2G प्लस R ऑफ 2 इज इक्वल टू G प्लस R ऑफ 1. इक्वेशन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी सिंपल है, बट जस्ट हमें रीशफल करके देखना होता है. तो एक बार G को निकालेंगे 2G और G माइनस हुआ तो ये बच जाता है R1 माइनस 2 ऑफ R ऑफ 2. ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, यानी रादर हमारे पास G आ गया जो हम अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो इस इक्वेशन में हमें G पुट करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रेशो ले लें. इसको हम थर्ड इक्वेशन कहते हैं. लेट अस कॉल इट एज अ थर्ड. दिस वाज फर्स्ट एंड दिस वाज सेकंड. पहले हमने फर्स्ट सेकंड का रेशो लिया था, अब हम थर्ड का रेशो ले रहे हैं विद फर्स्ट वन इसके साथ, ताकि हम यहाँ से भी IG को भी हटा सकें. तो हम ले रहे हैं 2V बाय V IG G प्लस R ऑफ 3 डिवाइडेड बाय IG एंड G प्लस R ऑफ 1. तो ये हमने किस किस को डिवाइड किया है? थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट. इक्वेशन हमने ये किया है, इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया. तो हमने जब डिवाइड किया IG अगेन कैंसिल आउट, V एंड V कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद 2. और हम यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं G प्लस R ऑफ 1, ये हम इधर ले गए, एंड यू आर लेफ्ट विद G प्लस R ऑफ 3. नाउ यू कैन पुट 2G था, एक G इधर जाएगा तो सिर्फ G बच जाएगा. G प्लस 2 ऑफ R ऑफ 1 विल बी इक्वल टू R ऑफ 3. तो ये पुट द वैल्यू ऑफ G हेयर. G की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड R3 एंड R3 आफ्टर प्लेसिंग यू विल गेट R1 माइनस 2 ऑफ R ऑफ 2. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में. सो क्वेश्चन देखिए सिंपल ही था, लेकिन नया लग रहा है, बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं इक्वेशंस बनाने में. सो आज की क्लास के लिए इतना ही, इनफैक्ट इस चैप्टर के लिए इतना ही, और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे. इनफैक्ट कोई डाउट हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप सेंड कर सकते हो. मैं उसके लिए भी एक वीडियो 2 वीडियो बनाकर डाल दूँगी. लेकिन अभी हमारे लिए इतना ही, और हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म. थैंक यू.